Hello guys, welcome back on my YouTube channel again, that is Vigo Perfect. And in this video I am going to discuss about a very important topic, that is tax. However, it is related to the government budget. बट आप लोग जानते हो कि टैक्स की इम्पोर्टेंस केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, टैक्स की इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ हर इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि सभी को टैक्स पे करना होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वी ऑल आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट. हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. टैक्स का डिस्कशन गवर्नमेंट बजट के अंदर क्यों, तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं. वी आर स्टडिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, और उस कंपोनेंट में क्या है, कंपोनेंट में थे बजट रिसीप्ट और बजट एक्सपेंडिचर. बजट रिसीप्ट को हमने टू पार्ट में क्लासीफाई किया, कैपिटल और रिवेन्यू. रिवेन्यू क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट रिवेन्यू रिसीप्ट को फर्दर में बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टैक्स रिसीप्ट एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स. इसीलिए टैक्स के बारे में डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट है हमारे गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर. ठीक है. अब रिवेन्यू रिसीप्ट क्यों टैक्स, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस हमारी जो वीडियो लेक्चर था उसमें सारी चीज़ क्लियर की है. टैक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं. तो फ्लो चार्ट आपके सामने ये दोनों एज ए रिवेन्यू रिसीप्ट, ये टैक्स के अंदर मैंने लिखा था. आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर ओपन करके देखना, उसमें भी यही मिलेगा आपको, राइट. बट इसमें इनका मीनिंग नहीं बताया था. तो पहले तो ये जो टैक्स वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, टैक्स. तो टैक्स क्या है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है विच इज टू बी मेड बाय द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक को करनी होती है टू द गवर्नमेंट. एंड नो वन कैन डिनाई टू फॉल अंडर टैक्स कैटेगरी. और टैक्स देने से कोई मना भी नहीं कर सकता जो टैक्स के दायरे में आता है. अगर टैक्स के आप दायरे में नहीं आते, इन दैट केस यू डोंट हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. अदरवाइज अगर आप टैक्स के दायरे में आते हो तो एक कंपलसरी पेमेंट ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि आप टैक्स दोगे नहीं दोगे. यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. क्योंकि मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है डेवलपमेंट पे, वो सब पैसा कहाँ से आता है, टैक्स के थ्रू आता है मेनली, राइट. तो पहले टैक्स का मीनिंग समझ में आ गया. टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट विच इज मेड बाय द जनरल पब्लिक टू द गवर्नमेंट, राइट. इस टैक्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में. इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्लासिफाई कर देते हैं टैक्स को. डायरेक्ट टैक्स कैसा है, बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स. आई रिपीट, डायरेक्ट टैक्स इज दैट टाइप ऑफ टैक्स बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, जिसका बर्डन दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है. मतलब बर्डन की बात कहाँ से आई, मतलब ये है कि अगर टैक्स हम पे लगा है तो वो मुझे ही देना है. मैं ऐसे नहीं कर सकता कि कोई और बंदा दे दे. मुझ पे लगा है, मेरी इनकम पे लगा है, मुझे ही पे करना पड़ेगा. कुछ इस तरीके के टैक्स होते हैं जिनको पब्लिक इनडायरेक्टली पे करती है, डायरेक्ट नहीं देती. जैसे कि आप कोई भी गुड्स खरीद के लेके आते हो, कभी आपने ऑब्जर्व किया उसमें टैक्स भी आप दे के आए हो? कोई नहीं करता, चुपचाप दे आते हैं. किसी ने आज तक इसका विरोध नहीं किया. और लिखा भी होता है गुड्स के प्राइस में इंक्लूसिव ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जैसे इस मार्कर के प्राइस में भी लिखा है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस. बट जब हम इसको परचेज करते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स दे के आ रहे हैं और हमने कोई कंप्लेन भी नहीं की, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया. मतलब इनडायरेक्टली पे किया जा रहा बाय अस. सेलर ने, प्रोड्यूसर ने उसका बर्डन हम पे डाल दिया. गवर्नमेंट तो मांगती है प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, बट मैन्युफैक्चरर के अपनी पॉकेट से थोड़ी नहीं देंगे, वो तो उसको प्राइस में ऐड कर देते हैं. तो इनडायरेक्टली हम पे उसका बर्डन आ गया, राइट. तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया, बर्डन जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता अदर्स पे, जो डायरेक्टली ही पे करना होता है इंडिविजुअल को. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, डायरेक्ट टैक्स के हैं. इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगता है, जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है. तो उसी पे तो लगेगा, भाई आपकी इनकम ज़्यादा है, आप ज़्यादा कमा रहे हो, टैक्स तो गवर्नमेंट को कुछ, ये थोड़ी दूसरा दे देगी, इनकम आपकी ज़्यादा है और आप टैक्स भरवा रहे हो, ये पैसा नहीं होता. ठीक है. कॉरपोरेशन टैक्स जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी एंटरप्राइजेज हैं, इनके प्रॉफिट पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है.
तो ये भी उनको ही पे करना पड़ेगा और कोई पे नहीं करेगा। इसलिए दोनों किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स भी है। इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टाइप ऑफ टैक्स बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, या जो लोग हैं जिनका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या ऐसे कह दो विच इज बीइंग पेड बाय इनडायरेक्टली बाय द पब्लिक। ठीक है, जो पब्लिक है, हम लोग हैं, इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं जिस टैक्स को, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इनडायरेक्टली हम पे कर रहे हैं। अभी एग्जांपल लिया था कि हम किसी भी ब्रांडेड होटल में खाते हैं, किसी भी ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं, या कुछ भी कोई सामान खरीदते हैं जिसका बिल हो, जिसपे कुछ प्राइस हो, तो उस पर लिखा भी होता है इंक्रीज ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो हम इनडायरेक्टली तरीके से भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हर फॉर्म में आप टैक्स देते हो मोस्टली। ठीक है, तो अब ये होते क्या है वो इधर आ जाइए, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने टैक्स रिसीप्ट्स के बारे में, मैंने इनका तो बता दिया था, नॉन टैक्स रिसीप्ट के बारे में डिस्कस किया था, वो आप देख सकते हो। इनके बारे में नहीं बताया था, तो अब पहले ये बता दिया कि भाई इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासीफाई कर देते हैं टैक्स को। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ जाने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जो इनकम टैक्स है इसके स्लैब्स होते हैं, हर किसी पे नहीं लगता। जैसे कि एट प्रेजेंट अगर आज की बात करें तो अप टू 5 लाख, 5 लाख तक की जो इनकम है जिसकी, उस पर कोई टैक्स नहीं है। जिन लोगों की एनुअल इनकम 5 लाख रुपये है उन लोगों पे कोई टैक्स नहीं है। इस प्रेजेंट ईयर में चेंज होता रहता, थोड़ा इसको देखते रहना, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बजट में करती है अपने प्रोग्राम पॉलिसीज को ये चेंज, विल बी डिस्कस लेटर। ठीक है, पहले 2.5 लाख था, कभी इसको कितना कर देते हैं, ये गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं स्लैब्स। तो आज के मैं बता दूं, आज डेट है हमारी 5 जुलाई 2020 को। लिमिट ये है अप टू 5 लाख। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई टैक्स नहीं जिन लोगों की एनुअल इनकम 5 लाख तक है। जिन लोगों की इनकम 5 लाख एक है और उससे ऊपर है, वो सब टैक्स के दायरे में आया था। मैंने दायरा वर्ड यूज किया था, दोज हु फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टैक्स। जो कैटेगरी टैक्स पे करने की जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको टैक्स पे करना है, उन पर रेट क्या रहेगी, किस रेट से करना, क्या सभी पे एक जैसा टैक्स होता है? तो सपोज करो 5 to 7 लाख तक, 5 to 7 लाख तक तो 5% टैक्स, 7 to 10 लाख तक, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ और स्लैब रखा था, अब तो बीजेपी ने क्या है 5% है और सीधा 20% है फिर। ठीक है, यानी 7 से ऊपर जिसकी इनकम है 7 लाख से, 7 लाख वाले अमाउंट पे लगेगा, उस ऊपर वाले अमाउंट पे। ये नहीं है कि उस पे जो 7 to 10 लाख है उसको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, केवल 7 से ऊपर वाले पे। चलो ये तो अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, बट इसमें हमारा 20% टैक्स है। तो ये कुछ टैक्स स्लैब्स होते हैं। इसके अलावा भी है, अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स पे और भी ज़्यादा टैक्स, इंडस्ट्रीज और भी ज़्यादा टैक्स पे करती हैं। तो इस तरीके से वेरियस स्लैब्स बनाए हुए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। और कॉर्पोरेशन टैक्स अलग हमारा कॉन्सेप्ट है, जो इंडस्ट्रीज है उन पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। एनीवे दोनों डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। अब आइए इधर, इनकम टैक्स के बारे में हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में हो गया। स्टेट ड्यूटी क्या है? ये कहीं पे टैक्स वर्ड यूज किया है, कहीं पे ड्यूटी वर्ड यूज किया है, इसमें डिफरेंस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेटिकुलस पॉइंट। मेटिकुलस मीन्स बारीक पॉइंट। टैक्स तो होता है जहां इनकम पे लगता है, इनकम पे जो भी पे करना होता है उसको टैक्स बोल देते हैं, और जहां गुड्स पे टैक्स देना होता है उसको ड्यूटी वर्ड यूज कर लेते हैं। दोनों टैक्स, बेसिकली ये डिफरेंस है। एनीवे स्टेट ड्यूटी क्या है? कुछ सिमिलर से होती हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी तो इन दोनों से अलग है। ये स्टेट ड्यूटी क्या है? ये एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन अ टैक्स इज लेविड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। डेथ के टाइम
किसी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पे जो टैक्स लगता है उसको तो बोल देते हैं हम स्टेट ड्यूटी। ठीक है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बाद में इसमें कुछ नियम्स में चेंज भी किया है, चलो वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी डिस्कस करने का। उसके बाद ये एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में क्या डिफरेंस है। एक्साइज ड्यूटी तो होती है, देखो गुड्स, मैंने बताया था कि गुड्स पे लगता है, जहाँ पे ड्यूटी वर्ड यूज किया ना, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, गुड्स पे। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है एक्साइज ड्यूटी, एक तो गुड्स हमारे यहाँ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं और एक फॉरेन से भी तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंडिया में जो प्रोड्यूस की जाती है गुड्स, इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं उसके प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है उसको तो बोलते हैं हम एक्साइज ड्यूटी। और जो गुड्स हम बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जो गुड्स के इंपोर्ट पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, किसी भी फॉरेन नेशन से जब आप गुड इंपोर्ट करते हो उस पर जो टैक्स पे करना होता है वो कस्टम ड्यूटी। और जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई है, जो गुड इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की गई है उस पर जो टैक्स लगता है प्रोडक्शन पे उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। राइट, गिफ्ट टैक्स भी है, सुनने में अजीब लगेगा कि आपने गिफ्ट अगर रिसीव किया है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, गिफ्ट देने वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा। बट रियल लाइफ में अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि यू हैव नेवर पेड टैक्स व्हाइल यू हैव गिफ्टेड, यू हैव गिवन अ गिफ्ट टू योर बिलव्ड। कभी आपने नहीं दिया, कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया। बट बड़े बड़े गिफ्ट भी होते हैं कई बार, आप किसी को 1 करोड़ रुपए गिफ्ट करने लगो तो गवर्नमेंट तो पूछेगी ना भाई कहाँ से आए। आप किसी को 1-2 करोड़ की कार गिफ्ट करने लगे तो वहाँ तो टैक्स लगेगा, बट फिर भी इसको पेपर क्लेम बोलते हैं, क्योंकि इससे भी जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, मतलब रिसीप्ट्स हैं, वो ना के बराबर होती हैं। तो गिफ्ट टैक्स से जो मनी रिसीव की जाती है उसको पेपर क्लेम बोलते हैं। ठीक है, एनीवे टैक्स तो है इसलिए डिस्कस किया। और हमारा फिर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये अभी कुछ डिफरेंट टाइप्स के और टैक्स थे, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड सेल्स टैक्स के नाम से भी था, सेल्स टैक्स, और एक हमारा वैट के नाम से था। तो ऐसे कुछ टाइप के जो टैक्स हैं उनको एक ही टैक्स में मिला दिया गया और उनको एक ही नेम दे दिया गया, वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स होती थी, अब वो रेट भी एक ही कर दी गई है। तो ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कि जो गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन, उनके सेल पे लगता है। ठीक है, गुड्स के सेल पे लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भी हमारा कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैंने इधर भी लिख दिए थे यहाँ, बट टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर क्या होती हैं वो आपको सारी चीज़ बता दी है। बुक में ये टॉपिक गिवन नहीं है, मतलब इनकी एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है, बट 1 मार्क में ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। राइट, तो किसी को प्रॉब्लम हो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हो, आप रिपीटिशन चाहते हो या यू मे कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। ठीक है, तो आप इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारे अंदर जो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा वो बजट एक्सपेंडिचर है उसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे देखिए। उसमें आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बजट एक्सपेंडिचर को। तो जैसे बजट रिसीप्ट्स के 2 टाइप्स होते हैं, ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते होंगे। पहले तो बजट एक्सपेंडिचर होते क्या है, तो बजट एक्सपेंडिचर आर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी मैंने डिस्कशन किया था अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, मतलब कि इस चैप्टर से रिलेटेड, कि जब भी इंसान एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट को थोड़ा साइड रखिए, पहले हम अपनी ही बात कर लें। जब ह्यूमन बीइंग कोई भी एक्सपेंडिचर करता है, देखो 2-3 तरीके के एक्सपेंडिचर है। एक तो उसकी पॉकेट में से पैसा गिर जाए, चलो ये एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते इसको, या आप मंदिर में भी दान दे आए, सपोज कीजिए, ऐसे लोग भी होते हैं जो डोनेट कर देते हैं, गरीबों को कर सकते हैं, कहीं पे वैसे कर दिया। तो इससे क्या एक ऐसा एक्सपेंडिचर है कि आप कार ले आए, आपने घर बना लिया,
ये भी एक्सपेंडिचर है, किसी से उधार ले रखा था, दे दिया। तो 3-4 तरीके के एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कशन किया, टाइप्स के जो एक्सपेंडिचर है उनके बारे में डिस्कशन किया। वो सभी डिफरेंट टाइप के हैं। अगर हमने ऐसा खर्चा किया है, हमने घर बनाने में खर्चा किया है, या हमने कोई कार परचेज की है, हमारी असेट्स तो है एक तरीके से, तो कुछ आया तो है। और हम डोनेट कराए, कहीं भी ग्रांट दे दी, किसी को डोनेशन दे दी, कुछ आया उस खर्चे करने से? कुछ नहीं आया। अब आप कहोगे जब हमें हमारे मन को संतुष्टि मिली, तो इन बातों को तो हम मैटर मतलब कि इंक्लूड करते ही नहीं इकोनॉमिक्स में, कि आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिली, वो तो अलग चीज़ है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। तो एनीवे गवर्नमेंट भी जो एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? इनको भी वो असेट्स और लायबिलिटी के बेस पे करते हैं बेसिकली। वहाँ तो देखते थे इंक्रीज होना, कि असेट्स मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या असेट्स में कमी आ रही है, उनको देखते थे। इधर थोड़ा उल्टा कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच नाइदर रिड्यूस द लायबिलिटी। जैसे रेवेन्यू रिसीप्ट होती है ना गवर्नमेंट की फ्री फंड वाली, ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी करने पड़ जाते हैं इनको, जिनसे गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। मतलब विच नाइदर रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे नहीं तो गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी कम होती है। मतलब लायबिलिटी कैसे भाई? अगर ऐसा खर्चा करती गवर्नमेंट कि किसी से लिया था, आज वो वापस कर दिया, एटलीस्ट जो लायबिलिटी है, मेरे सर पे जो भार था वो तो कम हुआ। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वाले हैं जिनसे ये काम नहीं होता, विच नाइदर नहीं तो रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नॉर इंक्रीज द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब नहीं तो मेरे सर से बाहर कम हो रहा, नहीं मेरे पास कुछ आ रहा, भैया खर्चे ऐसे हो गए एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जिनसे नहीं तो लायबिलिटी में कोई कमी आई और नहीं हमारी असेट्स ही बढ़ी, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन। इसके अंदर कोई फ्लो चार्ट वगैरह नहीं है, उस जिस तरीके से हमने रिसिप्ट्स के अंदर बताया था, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, या फिर कैपिटल रिसिप्ट के अंदर बताया था, बोरोइंग्स है, डिसइन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ एन असेट्स है। तो यहाँ ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ तो कोई भी एक्सपेंडिचर कैसे फॉर्म नहीं होते ना, एक्सपेंडिचर तो कहीं भी किए जा सकते हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर किए हैं उनमें उन्हीं एक्सपेंडिचर को हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस नेचर का एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट ने। तो जैसे कि एग्जांपल लिया हमने, एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन, यानी ओल्ड एज पेंशन। आपको पता है जो सरकार है, ये हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको पेंशन देती है मंथली 2000 रुपये। तो सरकार के लिए खर्चा होता है। अब मुझे बता दो, ऐसे एक्सपेंडिचर करने से सरकार को क्या मिला? ऐसे एक्सपेंडिचर करने से गवर्नमेंट को क्या मिला? क्या गवर्नमेंट के ऊपर से जो सर मतलब गवर्नमेंट के सर पे जो भार था, मतलब गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी थी, क्या वो लायबिलिटी कम हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अगर सरकार ने किसी से बोरोइंग कर रखी है, आरबीआई से, फॉरेन बैंक से, वो तो एज इट इज सर पे रखी हुई आ जाएगी। ओल्ड एज पेंशन देने से थोड़ी कम हो जाएगा बाहर वो। दूसरी तरफ दो बातें होती है ना डेफिनेशन में, इंक्रीज द लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी बढ़ी? सॉरी, इंक्रीज द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट के लिए असेट्स है? असेट्स भी नहीं बढ़ी यार, मैं ऐसे चला गया। तो इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन। इसके अलावा क्या और कोई एग्जाम्पल हो सकता है? बहुत सारे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे एक्सपेंडिचर करती है बच्चों के, ठीक है, जो मेरिटिशियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप देती है, अपनी तरफ से पढ़ने के लिए पैसा भी देती है। क्या क्या मिला? कुछ नहीं।
डायरेक्टली तो कुछ नहीं हुआ ना। वो अलग बात है कि भाई कंट्री की डेवलपमेंट होगी, ऐसे तो हर काम से होगी कंट्री की डेवलपमेंट, ऐसा तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो नेशन में जो रहते हैं लोग उनको डेवलप करने से डेवलपमेंट तो अपने आप होगी, बट वो इनडायरेक्टली वैसे हो गया ना। वो ऐसे तो सरकार ऐसे देती जाएगी पैसे, मुझे दे दो मेरी भी डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन पे है, या गवर्नमेंट इस तरीके की, और जैसे मिड डे मील पे एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इलेक्शन पे वो ये कराते हैं, इलेक्शन होते हैं, इन पे इतना पैसा खर्च करते हैं, वो बेकार के, ये क्या मिला, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फ्री फंड वाले एक तरीके से। दूसरी तरफ ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफिनेशन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आइदर रिड्यूस द लायबिलिटी, अब यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, नहीं तो लायबिलिटी कम, नहीं एसेट्स बढ़ी, और अगर इनमें से एक काम भी हो जाए, या तो लायबिलिटी कम हो जाए गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ जाए, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सपेंडिचर मेड ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले रखा था, आज उस लोन की रीपेमेंट की है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखें तो एक्सपेंडिचर तो किए गवर्नमेंट ने, भाई हमने किसी से ले रखा था 10 साल पहले, आज उसका निपटारा किया, तो खर्चा तो है ना हमारा वो, या उसको आप एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करेंगे? नहीं, खर्चा तो है। जब आप अपने एक्सपेंडिचर लगाते हो तो किसी का जो ले रखा था वो दिया, खर्चा तो है ना वो। बट ऐसे एक्सपेंडिचर करना थोड़ा ठीक है, ठीक तो मतलब ये भी मैं गलत इनको नहीं भी कह सकते, हम इनको गलत नहीं कह सकते, बट ये क्या है? कैपिटल नेचर के। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर क्यों है? कम से कम जो लायबिलिटी थी, जो लायबिलिटी थी हमारे ऊपर, वो तो कम हुई, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा कि या तो लायबिलिटी कम हो जाए या फिर असेट्स बढ़े। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ? लायबिलिटी तो कम हो रही है, तो कैसा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। ऐसा कोई एग्जांपल जैसे असेट्स बढ़े, ऐसा एग्जांपल है एक्सपेंडिचर मेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो ट्रेन। मेट्रो कैसी भी ट्रेन है, कोई इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। इस एग्जांपल में इसमें भी एक्सपेंडिचर की, बट इसमें एक्सपेंडिचर करने से क्या हुआ? गवर्नमेंट के लिए असेट्स तो बढ़ेगी। अगर मेट्रो को बनाने में, नॉर्मल ट्रेन को बनाने में, कोई इंडस्ट्री को बिल्डिंग बनाई है गवर्नमेंट ने, कॉलेज की, स्कूल की, ठीक है, या किसी और तरीके की कोई बिल्डिंग बनाई है, कम से कम फ्लाईओवर बनाया है, फ्लाईओवर से टैक्स तो आएगा, टोल टैक्स लगा देते हैं, असेट्स तो है हमारी, वो असेट्स तो बढ़ रही है उससे, ठीक है। तो ऐसे भी गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है जिनसे गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ जाती है, और ऐसे जिनसे गवर्नमेंट की असेट्स बढ़े, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम किसके अंदर रखते हैं? हम रखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। कौन सा वाला एक्सपेंडिचर? जिनसे या तो असेट्स बढ़े सरकार की या फिर लायबिलिटी कम हो, ऐसे एक्सपेंडिचर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जिनसे नहीं तो असेट्स बढ़ती है गवर्नमेंट की, और नहीं गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होती है, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई भी एग्जांपल और बताऊं? बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट पे खर्चे करती है सरकार, जो प्रीवियस लोन ले रखा है आप लोगों ने, उस पे इंटरेस्ट जाता है लोन पे, उसके लिए आपको एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। किस नेचर का होगा बताइए? क्या कुछ लायबिलिटी कम हुई? नहीं, लायबिलिटी तो वही रखी है, जितना पैसा लिया था। वो किसका एग्जाम्पल है? वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। मेरी बात पे ध्यान से नोटिस करना, मैं कह रहा हूँ एक्सपेंडिचर मेड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट और प्रीवियस लोन टेकर। प्रीवियस ईयर में जो लोन लिया था उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है, उसका जो इंटरेस्ट की पेमेंट की, नहीं तो लायबिलिटी कम हुई उससे, कि लायबिलिटी तो वो ना जो ले रखा था, वो तो ऐसे रखा है। क्या गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ी? नहीं, असेट्स भी कोई नहीं बढ़ी, ठीक है। तो इसलिए
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, असेट्स बढ़ती किसी चीज से तो फिर हमारा कैपिटल। तो ये है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जाम्पल, होता क्या है वो आपको बता दिया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स्ट है विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।